हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को दोस्तों, जो आपके यहाँ पर सामान्य विज्ञान के हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सामान्य विज्ञान के अर्थात जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, और जिनकी बहुत पूछे जाने की संभावना है। तो आराम से आप वीडियो को देखें शुरू से लेकर आखिर तक। और यदि दोस्तों हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। आराम से आप इन क्वेश्चनों को देखें। एक कॉपी और पेन आप निकाल लें दोस्तों, ताकि आप सभी क्वेश्चनों को आराम से नोट कर पाएँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है दोस्तों आपको। शुद्ध दूध में पानी की मात्रा को मिलाने पर उसके हिमांक अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए दोस्तों आपने शुद्ध दूध को लिया दोस्तों। इसमें दोस्तों यदि आपने पानी को मिला दिया, अब आपको बताना है कि इसके फ्रीजिंग पॉइंट अर्थात इसके हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपका शुद्ध दूध का हिमांक होता है दोस्तों, वो आपका होता है -5.2 डिग्री सेंटीग्रेड आप लिख लेंगे। और वैसे आपको पानी का पता होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड हिमांक होता है। अब आप देखते हैं दोस्तों, जो पानी का होता है वो आपका ज़्यादा है या आपका दोस्तों कम है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, तो दोस्तों जब आप पानी को मिलाएंगे तो हिमांक क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले की तुलना में यहाँ से दोस्तों आपका बढ़ जाएगा। अर्थात दोस्तों -4 -3 इधर को यहाँ पर आएगा, तो आप कह देंगे दोस्तों बढ़ेगा। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। जब आप पानी मिलाएंगे तो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिखाई देता है, निम्न में से कोबाल्ट किस में पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कोबाल्ट आपको बताना है इनमें से किस में पाया जाता है दोस्तों। विटामिन सी में, या विटामिन B12 में, या क्लोरोफिल में, या हीमोग्लोबिन में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका विटामिन 12 में दोस्तों CO अर्थात कोबाल्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और आपको पता होगा दोस्तों, विटामिन B12 की कमी से कौन सा वाला रोग होता है, एनीमिया होता है दोस्तों। एनीमिया होता है, जो कि रक्त क्षीणता भी दोस्तों आप इसे कहते हैं, खून की कमी से होने वाला रोग होता है दोस्तों। और वैसे यदि आप विटामिन सी की बात करें दोस्तों, ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो यहाँ पर आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और क्लोरोफिल में दोस्तों मैग्नीशियम होता है। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार आता है। और हीमोग्लोबिन में मुख्यतया आयरन होता है। तो ये भी आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, लैंथेनाइड की श्रेणी में आगे बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, इसे क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपके लैंथेनाइड की जो श्रृंखला होती है दोस्तों, सीरीज़ होती है, उसमें क्या होता है, जब आप आगे बढ़ते हैं तो इनकी दोस्तों जो एटॉमिक रेडी होती है, अर्थात एटॉमिक रेडी मतलब दोस्तों आपका जो त्रिज्या होती है दोस्तों, परमाणु त्रिज्या होती है, वो लगातार कम होती रहती है। तो इससे आप क्या बोलते हैं दोस्तों, आपको बताना है। लैंथेनाइड विनिमय कहते हैं, या फिर लैंथेनाइड विघटन कहते हैं, या लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं, या फिर कोई नहीं। आप इसे कहते हैं दोस्तों लैंथेनाइड संकुचन। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन दोस्तों आप इसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप याद रखेंगे, इनमें दोस्तों आयनिक रेडी भी घटती है। अर्थात दोस्तों जो आपकी आयनिक त्रिज्या होती है दोस्तों, वो भी क्या होगी, वो भी दोस्तों लगातार कम होती जाती है। तो आप याद रखेंगे, ये भी दोस्तों लगातार घटती जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। प्रेरकत्व मतलब आप पहले समझिए दोस्तों, जब आप कोई परिनालिका लेते हैं इस प्रकार की दोस्तों, तो इसमें यदि आप चुम्बक को रखते हैं बीच में और आगे पीछे करते हैं दोस्तों, ये आपका मान लीजिए आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ है। जब आप आगे पीछे करेंगे तो क्या होगा, इसमें दोस्तों एक धारा प्रवाहित होती है। तो इसी को दोस्तों आप क्या बोलते हैं, इसको आप प्रेरकत्व बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका मात्रक आपको बताना है। ये हेनरी होगा, या फेरेड होगा, या वेबर होगा, या टेस्ला होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है हेनरी। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा दोस्तों। आप एस से रिप्रेजेंट करते हैं हेनरी। और वैसे ही दोस्तों जो फेरेड होता है, ये आपका दोस्तों संधारित्र में जो कैपेसिटर होता है, अर्थात दोस्तों आपका जो धारिता होती है, धारिता संधारित्र की, उसका मात्रक दोस्तों आपका होता है फेरेड। और वैसे ही दोस्तों आपका वेबर किसका मात्रक होता है, ये दोस्तों आपका चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। ये आपका दोस्तों 5 से आप रिप्रेजेंट करते हैं चुंबकीय फ्लक्स को, तो इसका मात्रक दोस्तों आपका वेबर अर्थात WB होता है। और वैसे ही दोस्तों टेस्ला किसका होता है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का दोस्तों, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड का दोस्तों आपका होता है टेस्ला। T से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सभी दोस्तों आपको पता होने चाहिए, बार बार पूछे जाते हैं। ये मात्रक दोस्तों आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आप, संधारित्रों की प्लेटों के बीच में ऊर्जा संचय अर्थात आवेश को बढ़ाने के लिए दोस्तों क्या भरा जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आप यदि दो संधारित्र की प्लेटों को लें दोस्तों इस प्रकार से,
तो इसमें देखिए दोस्तों, एक आपका पॉजिटिव हो गया, एक आपका नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपको इनके बीच की ऊर्जा संचय को बढ़ाना है। यहाँ पर बैटरी हो गई, यदि आपको बढ़ाना है दोस्तों तो आप बीच में क्या डालते हैं आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों आप बीच में कोई नहीं, या परावैद्युत पदार्थ, या पी अर्धचालक, या एन अर्धचालक। बीच में दोस्तों एक आप परावैद्युतांक पदार्थ आप डाल देते हैं, इसका कांस्टेंट दोस्तों आप के मानते हैं। तो ये दोस्तों मान लीजिए आपका पहले इसकी जो धारिता थी वो यदि आपकी सी थी दोस्तों, तो बाद वाली आपकी जो है ये परावैद्युतांक जब आपने डाला तो तब वाली दोस्तों आपकी हो जाती है सी डैश। अर्थात यहाँ पर आप सी डैश बराबर निकालें तो आपका के इंटू सी हो जाता है। तो कभी संबंध भी आता है दोस्तों, अर्थात आप कहेंगे दोस्तों पहले की तुलना में के गुना बढ़ गई। तो जितना भी दोस्तों आपका यहाँ पर परावैद्युतांक का मान होगा, कांस्टेंट का मान होगा, उतना ही ज़्यादा दोस्तों ऊर्जा का संचय अर्थात दोस्तों आवेश की मात्रा प्लेटों के बीच में बढ़ जाती है। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर परावैद्युतांक पदार्थ होता है। अर्थात दोस्तों इसे आप डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। ये आपका डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्टीफन के प्रकाशिक विकिरण के नियमानुसार अच्छे अवशोषक ही अच्छे क्या होते हैं दोस्तों, उत्सर्जक होते हैं, या चमकदार होते हैं, या कुचालक होते हैं, या चालक होते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका स्टीफन का लॉ है दोस्तों, जो कि आपका प्रकाशिक विकिरण के लिए अर्थात रेडिएशन के लिए होता है, इनके अकॉर्डिंग क्या था दोस्तों, मान लीजिए कोई बॉडी है, ये आपकी कोई भी बॉडी हो सकती है दोस्तों, आपकी ब्लैक बॉडी भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए कोई बॉडी है, तो ये दोस्तों प्रकाश को अवशोषित करती है अर्थात एब्जॉर्ब करती है। तो जितनी ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करेगी दोस्तों, इनका कहना था कि उतनी ही ज़्यादा मात्रा में एमिट भी करेगी। एमिट करना मतलब उत्सर्जित करना, उत्सर्जन भी करेगी। अर्थात दोस्तों मान लीजिए आपका क्यू हीट को इसने एब्जॉर्ब किया तो कितना निकालेगी दोस्तों, क्यू को ही निकालेगी भी, क्योंकि दोस्तों आपका क्यू लिया है तो क्यू को ही टोटली निकालेगी। तो आप कह देंगे दोस्तों जितना ज़्यादा अवशोषित करेगी उतना ही ज़्यादा दोस्तों एमिट भी करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, और यही दोस्तों आपका स्टीफन का लॉ कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्लोरीन अर्थात Cl का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए उपकोष जो आपके सबशेल होती हैं दोस्तों, उपकोष होते हैं, वो आपके SPDF होते हैं, आपको मालूम होगा SPDF इस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना दोस्तों जो आपका आखिर वाला इलेक्ट्रॉन होगा Cl में वो कहाँ जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको कन्फिगरेशन करना पड़ेगा। Cl का दोस्तों आपको पता होगा क्या होता है, क्रमांक क्या होता है दोस्तों, Cl का आपका होता है दोस्तों 17। तो 17 का आप कन्फिगरेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 2, 8 और 7 मिलेगा। अब इसको दोस्तों यदि आप बांटें तो आपका 1s2, 2s2, 2p6 और फिर आपका 3s2 और 3p कितने बचे दोस्तों आपके, देखिए 2 यहाँ पर आ गए तो बचे कितने 5, तो 3p5 आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखते हैं दोस्तों आखिर वाले यहाँ पर देखिए 3p5 को यदि आप कोशों में देखें दोस्तों तो यहाँ पर आप बांटेंगे तो आपका देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो आप देखते हैं दोस्तों जो आपका आखिर वाला जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों कौन से वाले कोश में जाता है, उपकोष में जाता है, ये आपका पी वाले में जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक परिनालिका के बीच में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है तो धारा उत्पन्न होती है, या प्रकाश उत्पन्न होता है, या ऊष्मा उत्पन्न होती है, या फिर कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने परिनालिका आपको बता दी दोस्तों, एक जो इस प्रकार की, एक प्रकार से दोस्तों आप स्प्रिंग कह सकते हैं या सोलेनॉइड कह सकते हैं आप। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके बीच में यदि आप चुंबक को रखें, ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है, और दोस्तों इसे आप आगे पीछे करें अर्थात इसे आप परिवर्तित करें तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो परिनालिका है उसमें एक धारा बहने लगती है, एक करंट आई दोस्तों फ्लो होती है। तो आप कह देंगे दोस्तों जब आप चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो इससे दोस्तों एक धारा उत्पन्न हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा दोस्तों, यही आपका फैराडे का नियम था दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसे आप दोस्तों इंड्यूस्ड करंट कहते हैं अर्थात प्रेरण धारा कहते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रेरण के कारण ही उत्पन्न होती है, तो इसीलिए दोस्तों आप इसे इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि किसी विलयन में नाइट्रोजन की मात्रा आपको दिए 56 ग्राम हो तो नाइट्रोजन के विलयन में मोल होंगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको मोलों की संख्या बतानी है विलयन में नाइट्रोजन के। यदि दोस्तों यहाँ पर देखिए जब भी आपको मोलों की संख्या बतानी होती है आप क्या करते हैं, मोलों की संख्या बराबर होता है दोस्तों मोल नंबर बराबर आपका होता है जो भी दोस्तों आपका ग्राम में मात्रा दी होगी, मात्रा दोस्तों आपकी, और बट्टे मोलर मास दोस्तों। मोलर मास यहाँ पर देखिए किसका आएगा, जो भी आपको निकालना होगा। यहाँ पर आपको नाइट्रोजन का निकालना है तो आपका नाइट्रोजन का दोस्तों आपका मोलर मास आएगा केवल एक परमाणु का दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका ग्राम में मात्रा आपको दी है 56 ग्राम,
ये आपका 56 ग्राम हो गई। और बट्टे दोस्तों नाइट्रोजन का आपको पता होगा दोस्तों आपका क्या होता है, क्रमांक दोस्तों आपका 7 होता है, और जो आपका मोलर मास होता है वो आपका 14 होता है। तो यहाँ पर आप 14 को रख देंगे, तो ये दोस्तों आपको क्या देगा, ये दोस्तों आपको 4 देगा, अर्थात 4 यहाँ पर आपका आ गया। तो आप कह देंगे दोस्तों 4 मोल होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किरचॉफ की विद्युत धारा के प्रथम नियम के अनुसार। दोस्तों यहाँ पर देखिए किरचॉफ ने आपको पता होगा दोस्तों मुख्यतया 2 नियम दिए थे विद्युत धारा में दोस्तों बंद परिपथों के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपका जो प्रथम लॉ होता है दोस्तों वो क्या कहता है आपको बताना है। वो कहता है दोस्तों, मान लीजिए आपका इस प्रकार से बहुत सारी धाराएं यहाँ पर बहती हैं दोस्तों, ये कोई जंक्शन होता है। जंक्शन मतलब जहाँ पर धाराएं मिलती हैं दोस्तों। मान लीजिए यहाँ से आपका I1 आती है और यहाँ से दोस्तों इधर को I2 जाती है, और यहाँ इधर को मान लीजिए आपका I3 जाती है, इधर को मान लीजिए आपका I4 जाती है। तो इनके कहने का मतलब था दोस्तों जो आपकी आने वाली धाराएं हैं, आने वाली धारा बराबर होती है दोस्तों जाने वाली धारा के। तो आप याद रखेंगे नियम होता है दोस्तों, आने वाली धाराओं का मान जाने वाली धाराओं के मान के बराबर होता है। अर्थात दोस्तों यदि आप देखें जो आपकी मान लीजिए जंक्शन आपका यहाँ पर O है, बीच वाला बिंदु O यहाँ पर पॉइंट है दोस्तों। यदि आप यहाँ पर देखें आने वाली धाराएं कौन सी है दोस्तों, एक आपका I1 है, I1, और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका कोई दिखता नहीं। तो बराबर दोस्तों आपका जाने वाली धाराएं कौन सी वाली हैं, एक I3 है आपका दोस्तों, प्लस एक आपका I4 है, प्लस यहाँ पर होगा I4, और प्लस आपका दोस्तों I2 है। तो ये दोस्तों आपके बराबर होंगी, कहने का तात्पर्य होता है ये आपस में बराबर होंगी। तो जितनी भी दोस्तों आपकी आने वाली धाराएं हैं उनका मान जाने वाली के बराबर होगा। अर्थात दोस्तों यदि आप देखें I1 और यहाँ पर दोस्तों आप सभी को इधर ले आएँ, लेफ्ट साइड में ले आएँ, तो ये सारे के सारे आपके माइनस में हो जाएंगे। I3 और माइनस I4 और माइनस I2 बराबर 0 आपका होगा। अर्थात दोस्तों जो आपका टोटल योग होता है धारा का, समीशन ऑफ I दोस्तों आपका 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाले में दिखता है दोस्तों, यहाँ पर आपका समीशन है जो आपका साइन दिखता है। तो धारा में दोस्तों किसी भी जंक्शन पर यदि आप धारा का मान देखें दोस्तों, धारा के योग का मान देखें तो वो दोस्तों आपका 0 होता है। तो इस पर्टिकुलर बिंदु पर दोस्तों जो धारा का मान होता है वो आपका 0 होता है। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियोज़ में नए क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।